अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि पाकिस्तानी प्रेसिडेंट ने रिसेंटली जो चाइना का दौरा किया था, वहां से अब नई अपडेट ये निकल कर आ रही है कि उन्हें J-35 की फैक्ट्री यानी कि शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन का दौरा भी करवाया गया और वहां J-35 की प्रोडक्शन फैसिलिटी को उन्होंने देखा, यानी कि उसको इंस्पेक्ट किया और कुछ सुपरसोनिक ड्रोन सिस्टम्स को लेकर भी यहाँ प्रेसिडेंट को ब्रीफ किया गया है। और यहाँ J-35 से भी ज्यादा अहम ये सुपरसोनिक ड्रोन्स हैं। दूसरा हम बात करेंगे कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में इंडियन डिप्लोमेट ने पाकिस्तान को एक नई तड़ी लगाई है, या आप कह लें कि एक नया चैलेंज किया है, नई हर्जासराई कह सकते हैं कि है, तो उसको हम आज डिबंक करेंगे। तो दोस्तों, पहले टॉपिक को जरा डिस्कस कर लें। तो रिसेंटली होने वाली चाइनीज मिलिट्री परेड में हमने मल्टीपल अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स चाइना के देखे, जिनमें से जीजे सीरीज के जो ड्रोन्स थे ये सुपरसोनिक अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स थे, जिनको बेसिकली कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के कॉन्टेक्स्ट में डेवलप किया गया है। कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बेसिकली मैन अनमैन्ड टीमिंग के लिए यूज होने वाले ड्रोन्स होते हैं, और चाइना ने यहाँ सबसे बड़ी इनोवेशन ये की है कि इन JG-XX ड्रोन्स में इनका भी एग्जैक्ट डेजिग्नेशन नहीं दी गई, बट अभी तक इसे JG सीरीज के ड्रोन्स ही कहा जा रहा है। तो इनमें J-10C का इंजन लगा हुआ है, यानी कि WS-10B या C सीरीज के इंजन, जो कि 130 to 140 प्लस किलो न्यूटन की थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं। हम यहाँ एज्यूम कर सकते हैं कि इनकी इंटरनल वे में एटलीस्ट 3 से 4 PL-15 या एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स कैरी किए जा सकते हैं, जो कि एक ड्रोन के लिए बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव चीज है। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने रिसेंटली दौरा किया था चाइना का, और वहां उन्होंने J-10C एंड J-20 की प्रोडक्शन फैसिलिटी को इंस्पेक्ट किया, और अब उसके बारे में नई जो अपडेट आ रही है कि उन्हें J-35 की प्रोडक्शन फैसिलिटी भी दिखाई गई, और उसके बाद उन्हें कुछ सुपरसोनिक ड्रोन्स को भी इंस्पेक्ट करवाया गया। यहाँ इंडिया का वो प्रोपेगेंडा भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है कि आजकल उन्होंने एक रिसेंटली नया प्रोपेगेंडा लॉन्च किया हुआ है कि J-35 डिले हो चुकी हैं या वो चाइना पाकिस्तान को नहीं दे रहा। तो मेरे ख्याल से अब ये उनके मुंह पर एक जूता है। J-35 को एक साइड पर रख देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उस पर काफी हम बात कर चुके हैं। यहाँ जो सुपरसोनिक ड्रोन्स की बात की गई है, ये ड्रोन्स मैन अनमैन टीमिंग के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान लेगा, या तो पाकिस्तान डायरेक्टली इसके कुछ यूनिट्स परचेज करेगा और बाकियों को अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जैसा कि पहले भी पाकिस्तान मल्टीपल चाइनीज सिस्टम्स की टेक्नोलॉजी को एक्वायर करता है। लेटर ऑन इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू पाकिस्तान ने मल्टीपल अपनी इनोवेशंस की हैं, मल्टीपल अपने वेपन सिस्टम्स को डेवलप भी किया है। और यहाँ ये जो चाइना के पर्टिकुलर सुपरसोनिक ड्रोन्स या जीजे सीरीज के अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स हैं, इन्हें स्पेशली डेवलप ही चाइना ने अपने 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में किया है। और हमने कुछ माह पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ये बात की थी कि पाकिस्तान अभी से ही 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज की तरफ भी अपने आप को पुश करेगा। तो ये जो कोलैबोरेटिव कॉम्बैट ड्रोन्स हैं, ये 6th जनरेशन फाइटर जेट्स के लिए ही प्योरली डिजाइन किए गए थे, बट अब वक्त के साथ साथ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की एवियोनिक्स वो भी काफी हद तक मेच्योर हो चुकी हैं, तो उनके साथ भी इनको एक्सपेरिमेंटल फेजेस में अभी टेस्ट किया जा रहा है। और फ्यूचर के जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होंगे, जैसा कि J-35 है, कान एयरक्राफ्ट है, इंडिया जैसे AMCA बना रहा है, इसमें मल्टीपल फीचर्स आपको 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज के भी देखने को मिलेंगे, लेकिन ये प्रॉपर 6th जेन एयरक्राफ्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पाकिस्तान फ्यूचर टेक्नोलॉजी को लेकर भी अभी से ही तैयारी कर रहा है। अब आप इस चीज को समझें कि इंडिया अभी फोकस कर रहा है कि सिर्फ उन्हें स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मिल जाए ताकि वो पाकिस्तान एयरफोर्स के J-35 के मुकाबले में कुछ फील्ड कर सकें, जबकि पाकिस्तान अगले 20 से 30 साल में होने वाली टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन को देखते हुए चल रहा है कि सिर्फ स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ही आम नहीं है, उनके साथ मैन अनमैन टीमिंग के लिए आपको अनमैन एरियल सिस्टम्स चाहिए। अब मैन अनमैन टीमिंग में क्या होता है कि मल्टीपल ड्रोन्स आपकी मदरशिप या एक मेन एयरक्राफ्ट के साथ फ्लाई कर रहे होते हैं, और उन्हें इस फाइटर जेट में बैठा हुआ पायलट कंट्रोल कर रहा होता है। तो जहां आपके फाइटर एयरक्राफ्ट की कॉम्बैट रेंज 1000 किलोमीटर है, तो आप 1000 किलोमीटर आगे जाके इन ड्रोन्स को फर्दर आगे कई 100 किलोमीटर तक पेनिट्रेट करवा सकते हैं, और सुप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम जैसे जो खतरनाक मिशन होते हैं, जहां आपके अपने एयरक्राफ्ट को भी खतरा होता है, वहां ऐसे ड्रोन्स को यूज किया जा सकता है। सो पाकिस्तान की जो अभी तक ये स्ट्रेटेजी नजर आ रही है, ये फ्यूचरिस्टिक है और इसकी जरूरत थी। और प्रेसिडेंट के इस विजिट में ये बहुत ही ज्यादा एक खुशाइन चीज है जो हाईलाइट हो चुकी है। ऑलमोस्ट चाइना ने भी यहाँ सिग्नलिंग की है, वो यही बेसिकली दिखाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना का कोऑपरेशन क्या है,
और इंडिया को एक सिग्नल दिया गया है कि या तो आप हॉस्टिलिटी बढ़ाएंगे तो पाकिस्तान अपने डेटरेंस में जो कुछ डेवलप कर रहा है और फ्यूचर में करने वाला है उससे इंडिया कितना ज्यादा फ्यूचर में एक्सपोज होगा वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इवन दो मई में ही मल्टीपल इंडियन वेपन सिस्टम्स और इंडिया का डिफेंस एक्सपोज हुआ है बहुत बुरे तरीके से। अब हम जरा दूसरे टॉपिक पर आ जाते हैं कि इंडियन डिप्लोमेट ने यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में ये कहा कि पाकिस्तान की मल्टीपल एयर बेसेस उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी और मल्टीपल रनवेज उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए, पूरी पाकिस्तान एयरफोर्स डिस्ट्रॉय होगी। अब तो पाकिस्तान के तमाम जहाज भी ऑलमोस्ट ग्राउंड हो चुके हैं। आप लोगों ने भी कभी कोई पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट उड़ता हुआ नहीं देखा होगा क्योंकि इंडिया ने अपनी किताबों में और अपने दिमागों में वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है। If destroyed runways and burnt out hangars look like victory, as the Prime Minister claimed, Pakistan is welcome to enjoy it. और इस तकरीर पर भी उल्टा सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग ही हो रही है इंडिया की। ना सिर्फ पाकिस्तानी तो कर ही रहे हैं, बाकी जो दूसरी कंट्रीज के लोग हैं वो भी हंस रहे हैं कि जिस मुल्क ने अपने 7 से 8 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन करवा लिए, अपनी मल्टीपल एयर बेसेस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर रॉकेट्स गिरवा लिए, एलओसी पर 15 से ज्यादा पोस्ट डिस्ट्रॉय करवा ली, वो मुल्क इतनी ओडेस्टी के साथ ये कह रहा है कि हमने एनिमी की रनवेज पर कोई एक एक मिसाइल जाके मार दिया तो हम विक्टोरियस हैं और हमने कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है। इससे पहले भी हम इस चीज को बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ इस चीज को बार बार जिक्र करने की वजह ये होती है कि आपके एडवर्सरी की तरफ से एक प्रोपेगेंडा है जिसको वो सुबह शाम पुश कर रहे हैं। अगर आप एक ही दफा बात करने के बाद चुप हो जाएंगे तो वो प्रोपेगेंडा आपकी अपनी एफर्ट्स को ओवरशैडो कर देगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन चीजों को वक्त के साथ साथ एक्सपोज करते रहें। अब हमने इससे पहले भी इंडिया ने जो मैनिपुलेटिव सैटेलाइट इमेजरीज रिलीज की, हमने उनको डिबंक किया हुआ है और उसके तमाम सबूत भी दिखाए हुए हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उस वीडियो को आपने जरूर देखना है। लेकिन यहाँ मैं आपको थोड़ी सी समरी बता दूं। इंडिया ने पाकिस्तान पर 50 सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स फायर किए और उनमें से थोड़े से मिसाइल एयर लॉन्च एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स थे जिन्हें सिर्फ इस वजह से फायर किया गया ताकि एयरफोर्स को भी एक फेस सेविंग मिल जाए कि हमने भी पाकिस्तान के कुछ एरियाज पर बम्बार्डमेंट में हिस्सा लिया। अब उन 50 मिसाइल्स में से इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की 4 एयर बेसेस पर और 2 सिविलियन एयरपोर्ट्स पर एक एक मिसाइल आके हिट किया और 2 साइड्स पर 2 मिसाइल्स हिट किए। तो मैक्सिमम 8 ऐसे मिसाइल्स थे जो पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम्स को स्नीक आउट करते हुए उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया और 50 में से 42 जो मिसाइल्स थे वो पाकिस्तान ने इंटरसेप्ट कर लिए। ये वो चीज़ है जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है। लेटर ऑन पाकिस्तान ने रेडार इमेजरी भी रिलीज की कि पाकिस्तान वाहद मुल्क बना अभी तक प्रैक्टिकल वॉर में जिसने मल्टीपल सुपरसोनिक मिसाइल्स को अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के तहत जैम किया और स्पूफ कर दिया, जिसकी वजह से वो मिसाइल्स अपने टारगेट पर गिरने की वजह से दूसरे एरियाज में नो मैंस लैंड पर जाके गिर गए। इंडिया ने कई फेक इमेजरी भी शो की, जैसा कि चुनिया एयरबेस की सैटेलाइट इमेजरी आप देख सकते हैं। ये इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली रिलीज की हुई है, मैं अपनी तरफ से नहीं दिखा रहा। इसमें वो कह रहे हैं कि रेडार डिस्ट्रॉय हो चुका है। रेडार हालांकि अपनी जगह पर मौजूद है। इंडिया की अपनी सैटेलाइट इमेजरी में ये वाजे है, कोई बर्न मार्क नहीं है, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है, रेडार अपनी जगह पर मौजूद है। देन उनके मुताबिक उन्होंने जैकोबाद एयरबेस की जो इलेक्ट्रिक सप्लाई थी या वो पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन थी वो डिस्ट्रॉय कर दी। और आप खुद समझदार हैं कि जिस जगह मिसाइल गिरा हो वहां बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। भुलारी में हम डिस्ट्रक्शन देख चुके हैं, इंडिया की बेसिस पर हम डिस्ट्रक्शन देख चुके हैं, उधमपुर बेस पर और बाकी पर, कि कितने बड़े बड़े इंपैक्ट और उससे जो धुआं उठ रहा था वो वाजे था। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन फैसिलिटी पर एक मिसाइल गिरा और उससे कुछ भी नहीं हुआ, वो फैसिलिटी बिल्कुल सही है और सिर्फ धूप की वजह से जो बर्न मार्क्स होते हैं आउटर मोस्ट लेयर पर, उसकी बुनियाद बना के इन्होंने अलहदा से एक नैरेटिव चला दिया। शहबाज बेस पर भी जो इवन एक मिसाइल हिट हुआ है उससे भी देखें तो हार्डन शेल्टर का आउटर मोस्ट लेयर डैमेज हुई है। इवन जो मीडियम लेयर है इस हार्डन शेल्टर की वो भी सही सलामत है। इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है यानी कि इसके अंदर जो कुछ भी मौजूद था उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इंडिया की तरफ से मल्टीपल सैटेलाइट इमेजरीज को फेक और मैनिपुलेटिव वे में पेश किया गया और अपने मुल्क में तो इन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को बैन कर दिया था। अभी भी मल्टीपल ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो इनके मुल्क में बैन है। हमारे भी वैसे दोनों चैनल्स बैन है ताकि इनको कोई काउंटर ना कर सके। और इन्होंने जो सैटेलाइट इमेजरीज दिखाई उसमें तमाम का तमाम इंडियन मीडिया लाके बिठाया हुआ था। ना वो क्वेश्चन करेंगे, ना उन्हें इन चीज़ों की टेक्निकलिटीज़ का पता है, बस अल्लाह अल्लाह खैर सलाह जो दिखाएंगे वो आगे चला देंगे। नैरेटिव बन गया, अपनी आवाम खुश होगी, बस ठीक है। इस यही वजह है कि अब यूएन असेंबली में भी इन्होंने जाके इतना रोला डाला है लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी ने कोई बात भी नहीं की। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।
ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।